नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। तो पाठशाला में आज क्या है, सबसे पहले आपको वो बता देता हूं। चीन को बर्बाद करने के लिए पीएम मोदी क्या फ्री करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं। अब आप कहेंगे नरेंद्र मोदी जी तो फ्री की पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करते। तो चैप्टर देखिए, समझ में आएगा कि चीन के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी क्या फ्री कर रहे हैं। मोदी के मंत्री कौन सी डील कर रहे हैं जिससे शी जिनपिंग परेशान है। अगर मोदी कमजोर हैं तो यूपीए सरकार में चीन को फायदा कैसे हुआ, आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। इसके अलावा भारतीय सैनिक नहीं, अब रोबोट लड़ेंगे चीन से युद्ध। क्या चीन के खिलाफ भारत की तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि बहुत चर्चा हो रही है कि भारत जो है वो चीन के खिलाफ किस तरह से खड़ा है, मजबूत या कमजोर। साथ ही 2022 में भारत अंग्रेजों को 3 गुना लगान क्यों भर रहा है। खराब फॉर्म भारतीय क्रिकेटर्स के कितने करोड़ रुपए खा गए, आज आपको यह भी बताऊंगा। और वो भारतीय क्रिकेटर्स जिनसे पाकिस्तान उधार मांग सकता है, आज उनकी डिटेल भी बताऊंगा। और आखिर में 60 साल का सुपरस्टार बाइक समेत पहाड़ से गिरा तो क्या हुआ, उसका भी चैप्टर। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की खबरों का रिवीजन, फिर पहला चैप्टर। सिक्किम से एक दुखद खबर आई है। सिक्किम के जेमा इलाके में भारतीय सेना का काफिला हादसे का शिकार हो गया। 3 अधिकारी, 16 जवान शहीद हो गए। यह हादसा सुबह हुआ जब सेना की 3 गाड़ियां जवानों को लेकर जा रही थी। गाड़ी ढलान की वजह से अनियंत्रित हो गई और खाई में जा गई। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए हादसे में जो जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत पर दुख जताया है और घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भारत में मुसलमानों के लिए माहौल खराब है वाले बयान पर यू टर्न ले लिया। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि उनके बयान का मतलब गलत निकाल लिया। उनके बयान से किसी को दुख पहुंचा तो वो माफी मांगते हैं। दरअसल अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कह दिया था कि उनका बेटा लंदन में हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट है, तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो लंदन में ही रहे, वहीं नौकरी करें, अगर नागरिकता मिले तो वो भी ले लें, क्योंकि भारत में माहौल खराब है। इस बयान पर विवाद हुआ तो अब अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इस पर सफाई दी। आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। इसी के साथ संसद का शीतकालीन सत्र भी खत्म हो गया। शीतकालीन सत्र को 29 दिसंबर को खत्म होना था, लेकिन यह 6 दिन पहले ही खत्म हो गया। शीतकालीन सत्र में इस बार 97% की प्रोडक्टिविटी रही। सत्र की 13 बैठकों में 68 घंटे 42 मिनट का काम हुआ। इस दौरान 7 विधेयकों को पास किया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज एनसीआर पहुंच गई। कल यानी 24 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंचेगी। इसके लिए खास तैयारी की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक बदरपुर समेत दिल्ली के कई इलाकों में जाम लगने की संभावना है। वहीं फरीदाबाद पहुंचने पर राहुल गांधी ने कहा कि हमारी यात्रा दिल्ली के सिंहासन तक आ पहुंची। कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने नेजल वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। जो नाक से वैक्सीन डालते हैं ना, उसको अब सरकार ने मंजूर कर दिया है। नेजल वैक्सीन को कोविन पोर्टल पर भी शामिल कर लिया गया है। नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जाएगा और शुरू में यह प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध होगी। नेजल वैक्सीन को भारत बायोटेक और अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने मिलकर तैयार किया है। यह वैक्सीन नाक के जरिए दी जाएगी। भारत बायोटेक का कहना है कि बाकी वैक्सीन से अलग और प्रभावी है। यह वायरस को शरीर में एंट्री करने से पहले खत्म करने की क्षमता रखती है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर बड़ा आरोप लगाया है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि एलजी को उन्होंने पत्र लिखा और कहा कि रोजमर्रा के काम में दखल देने का आरोप लगा रहे हैं उन पर। सिसोदिया ने कहा कि एलजी वीके सक्सेना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। वो बोले कि अधिकारियों को निलंबित करने की चेतावनी भी दी जा रही है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आत्मघाती हमला हुआ है। इस्लामाबाद में एक कार में धमाका हुआ, जिसमें एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई। 6 लोग घायल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि वो गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे। जब एक संदिग्ध कार को रोका तो ड्राइवर ने खुद को बम से उड़ा लिया। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली है। इसी आतंकी संगठन ने हाल ही में पाकिस्तान के सैनिकों को बंधक बना लिया था। पिछले महीने ही तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर खत्म किया था, जिसके बाद से तहरीक तालिबान के हमले बढ़ गए। तो ये हो गया दिन भर की खबरों का रिवीजन।
अब पाठशाला की पहली क्लास और इसमें भारत की उस डील का चैप्टर जिससे चीन परेशान है। इस चैप्टर में आपको बताऊंगा कि चीन को बर्बाद करने के लिए पीएम मोदी क्या फ्री कर रहे हैं। बीते 2 हफ्ते से आप चीन 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 ये हल्ला सुन रहे हैं। नरेंद्र मोदी चीन से डरते हैं, भारत चीन के सामने कमजोर हो गया, ये सब बहुत सुना होगा आप। इसको लेकर संसद कई दफा नहीं चलने दी गई। संसद में खूब हंगामा हुआ, रक्षा मंत्री ने बयान दे दिया, फिर भी हंगामा हुआ। लेकिन मैं कई बार सोचता हूं क्या कि इस तरह का हो हल्ला ना कई बार अच्छा भी हो जाता है, क्योंकि इससे कई बार आपको पता चलता है कि चीन के मामले में बॉर्डर से लेकर अर्थव्यवस्था तक क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कई बार ऐसा हल्ला करने वाले अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देते हैं, क्योंकि वो ये सोच के तो करते नहीं कि पाठशाला में सुशांत सिन्हा और उनकी टीम इतनी डीप में जाकर ऐसी ऐसी चीजें निकाल कर ले आएगी जो लोगों तक पहुंची ही नहीं है, और लोगों को पता चलेगा कि पहले चीन को लेकर हम क्या करते थे, हमारी क्या तैयारी थी, हमसे चीन को कितना फायदा हो रहा था, और अब चीन को हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, बॉर्डर पे क्या स्थिति है, अर्थव्यवस्था पे क्या स्थिति है, किस सरकार ने चीन के मामले में क्या किया, यह सब चर्चा का मौका मिलता। अच्छा हुआ यह हल्ला हुआ। आज बॉर्डर और अर्थव्यवस्था दोनों की बात कर लूंगा। भाई आप चीन से कहां लड़ाई लड़ेंगे? एक तो बॉर्डर पे लड़ेंगे और दूसरा अर्थव्यवस्था की लड़ाई लड़ेंगे। पाकिस्तान जैसा वो रोज जो है आतंकवादी थोड़ी भेजता है। आपको यही 2 मामले टाइट रखने हैं, बॉर्डर टाइट रखना, अर्थव्यवस्था टाइट रखनी है। चीन अपने आप जो है वहां पर बिलबिलाता रह जाए। तो पहले अर्थव्यवस्था की बात करूंगा, फिर बॉर्डर की बात करूंगा। चीन को बर्बाद करने के लिए पीएम मोदी क्या फ्री कर रहे हैं, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। और आपको यह भी बताऊंगा कि अगर नरेंद्र मोदी चीन के मामले में कमजोर हैं तो फिर यूपीए सरकार में चीन को फायदा कैसे हो रहा था। दरअसल चीन को बर्बाद करने के लिए पीएम मोदी जो फ्री करने वाले हैं वो है ट्रेड एग्रीमेंट्स, जिसे एफटीए कहते हैं, जिसको अगर आप देखेंगे, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी पहले ही रेवड़ी कल्चर से बहुत दूर भागते हैं। तो वो जो फ्री कर रहे हैं उसे कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये देशों के साथ होता है, और इसका मतलब पूरी जो ट्रेड है उसको फ्री कर देना नहीं होता। अभी पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। तो एफटीए पर कई देशों से डील हो चुकी है और कई देशों से नरेंद्र का चीन से क्या लेना देना है, आज आपको विस्तार से समझाऊंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको समझिएगा। देखिए, इसी साल यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए की डील भारत कर चुका है। यूके के साथ यानी ब्रिटेन के साथ एफटीए पर बात चल रही है। 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन है, कनाडा है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, इजराइल है, न्यूजीलैंड है, इंडोनेशिया के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात चल रही है या शुरू होने वाली है। बांग्लादेश के साथ भी चल रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो आगे बढ़ गया है। अब आप कहेंगे नरेंद्र मोदी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? इसको समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। देखिए, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एफटीए, फ्री मतलब मुफ्त, ट्रेड मतलब व्यापार, एग्रीमेंट मतलब समझौता। तो इसमें व्यापार फ्री नहीं हो जाता है, लेकिन इसके जरिए होता क्या है कि 2 या उससे ज्यादा देशों के बीच जो व्यापार होता है उसको क्या करते हैं कि दोनों लोग बात करके सरल बनाने की कोशिश करते हैं, और जो व्यापार में आने वाली रुकावटें हैं उससे उसको दूर कर लिया जाता है ताकि दोनों के बीच व्यापार बढ़ जाए। जो देश ये समझौता करते हैं उसके बीच आयात या निर्यात होने वाले उत्पादों, सेवाओं पर जो सीमा शुल्क लगता है, जो कानून होते हैं, सब्सिडी होती है, कोटा होता है, ये सब बहुत घटा दिया जाता है या पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है ताकि आराम से व्यापार हो। जैसे मान लीजिए आपको किसी के घर जाना है, दोस्त है, और उसके यहाँ पढ़ाई छोड़ के आपको जाना है खेलने के लिए। कई बार दीवार फांद के जा रहे हैं, कई बार गेट लॉक है तो ऊपर से कूद के जा रहे हैं, तो परेशानी होती। इसमें क्या, गेट खोल दिया, आओ आराम से आओ बैठो, बात करते, दोनों लोग चर्चा करते। इसको और भाषा में, आसान भाषा में आपको बताता हूं। जैसे अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझना चाहिए, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि यहां ऑस्ट्रेलिया है, इससे भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, तो बीच में कौन आ गया? भारत आ गया। और इधर कौन है? इधर आएगा ग्राहक। भाई ऑस्ट्रेलिया से मान लीजिए कोई चीज आ रही है, इंपोर्ट हम कर रहे हैं,
ऑस्ट्रेलिया को ये ना कह रहे हैं कि तुम हमारे यहां आओ व्यापार करो, हम तुम्हारे यहां व्यापार करेंगे। तो अभी आपको इंपोर्ट का बता रहा हूं, जो हम भारत ऑस्ट्रेलिया से लेगा, तो ऑस्ट्रेलिया से सामान निकलेगा, भारत के पास आएगा, भारत में जो है ये ग्राहक के पास जाएगा। अब मान लीजिए होता क्या है ट्रेड में कि ऑस्ट्रेलिया से कोई सामान निकला 100 रुपया का, कि भाई हम इंडिया के लिए सामान निकाले, बनाए और बोले कि इंडिया में इसको बेचेंगे 100 रुपया। अब मान लीजिए इंडिया इस पर जो है वो 150 रुपए की ड्यूटी लगा देता है, कस्टम ड्यूटी। तो वो प्रोडक्ट बाजार में कितने का हो गया? जब तक आप तक पहुंचा तो ये 100 रुपया प्लस ये 150 रुपया, ये आपको कितने का मिला? 250 रुपया। प्रोडक्ट था कितने का? 100 रुपया का, आपको मिला 250 रुपया का। 150 रुपया यहां जो ड्यूटी लगी, कस्टम ड्यूटी वगैरह और बाकी चीजें, उससे किसके पास आ गई? सरकार के पास आ गई। आपने खरीदा, जो आप टैक्स भरेंगे वो सब अलग सरकार के पास आएगा। अब अगर भारत दूसरे देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता कर ले, जिसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे, तो इसमें क्या होता है कि हम ये बोलते हैं कि एक काम करते हैं ना बॉस, तुम ये 100 रुपए का सामान है, तुमने बनाया, एक काम करता हूं मैं तुमको 50 रुपए की छूट दे देता हूं, मैं तुमसे 100 रुपए की ड्यूटी लेता हूं। अभी कितना ले रहे थे? 150 रुपए। तो अब ये जो प्रोडक्ट ग्राहक तक पहुंचेगा, ये कितने का पहुंच गया? 200 रुपए। अब आप कहेंगे यार ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो घटिया चीज हो गई, यहां अपने देश को 50 रुपए का नुकसान हो गया। यहां पर एक दूसरा लॉजिक काम करता है, दूसरी अर्थव्यवस्था में जो चीज कही जाती है वो काम करती है। अभी क्या होता है, जब पहला वाला आप सिस्टम देख रहे हैं, पहले सिस्टम में क्या होता है कि सरकार जो है, जो कमाई कर रही होती, उसमें चूंकि 150 रुपए का टैक्स ले रही है, आपको 250 रुपए का मिल रहा है। तो मान लीजिए आप जो है, सरकार का टैक्स कलेक्शन 85 रुपया ना हुआ भाई, तो उस तरह से अगर जब आप कर रहे हैं, मान लीजिए 250 रुपए का सामान खरीद रहे हैं और 10 सामान खरीद रहे हैं, तो 2500 रुपया हो गए। और इसमें अगर आप 150 रुपए के हिसाब से देखिएगा तो सरकार की कमाई कितनी हुई? सरकार की कमाई हुई 1500 इंटू 10, 150 इंटू 10 यानी 1500 रुपए सरकार की कमाई हो गई। ये पहले सिस्टम में। दूसरे सिस्टम में क्या होता है कि आपको चूंकि सामान सस्ता मिल रहा है, 200 रुपया का मिल रहा है, तो आप ज्यादा खरीदेंगे भाई, 50 रुपए आपकी बच रही है। तो यहां जो 10 सामान बिक रहा था, यह बढ़कर मान लीजिए 30 हो गया कि अब 30 सामान बिकने लगा। तो सरकार को यहां पर कितनी ड्यूटी मिल रही है? 100 रुपया। 30 इंटू 100 कर दीजिए, तो सरकार की कमाई कितनी हो गई? 3000 रुपए हो गई। पहले कितनी हो रही थी? ड्यूटी ज्यादा ले रहे थे, लेकिन हो रही थी कमाई 1500 रुपया। यहां सामान ज्यादा बिकने लगा तो ड्यूटी भी बढ़ गई, व्यापार भी बढ़ गया। तो इसलिए जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता है कि दोनों को फायदा हो जाए। लेकिन इसका बड़ा खेल है, क्योंकि ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी सरकार ही पहली बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रही है। और इसका चीन से कनेक्शन क्या है, अभी उस पर आऊंगा। भारत अब तक 13 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है। इसमें से 10 डील जो है वो 2002 से 2012 के बीच हुई। 3 डील जो है वो 5 साल में हुई, 2022 में यूएई और ऑस्ट्रेलिया से, जो अभी आपको बताया, और 2021 में मॉरिशस के साथ। और बाकियों के साथ लगातार चर्चा चल रही है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो पहले ज्यादा हुआ, 10 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। यही तो खेल है। भारत ने सबसे पहले श्रीलंका के साथ साल 2000 में एफटीए साइन किया कि हम लोग दोनों लोग, भाई लोग, आपस में थोड़ा ऐसा समझौता करते हैं कि तुम्हारा भी व्यापार बढ़े, मेरा भी व्यापार बढ़े, काम चले, दोनों को फायदा हो। फिर सितंबर 2004 में थाईलैंड के साथ किया, अगस्त 2005 में सिंगापुर के साथ एफटीए साइन कर लिया, साल 2006 में सार्क देशों के बीच भी फ्री ट्रेड अरेंजमेंट कर लिया मनमोहन सरकार ने। इसके अलावा साउथ कोरिया से कर लिया, जापान से कर लिया, चिली, मलेशिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया मनमोहन सरकार ने, यूपीए सरकार। अब आप कहेंगे मनमोहन जी ने तो बड़ा अच्छा काम किया, इससे तो कमाल हो जाना चाहिए था। आपके मन में सवाल आ रहा होगा ना कि एफटीए पहले भी होते रहे, इसमें नया क्या है? पहले और अब का पहले अंतर समझिए। पहले के एफटीए साइन होने के बाद भारत का दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार तो बढ़ा, व्यापार बढ़ गया, लेकिन हुआ यह कि इसमें इंपोर्ट बढ़ा, एक्सपोर्ट उस हिसाब से नहीं बढ़ पाया। इंपोर्ट मतलब जो सामान हम उस देश से खरीद रहे थे, हमने ज्यादा खरीदा, लेकिन हमारा सामान उस देश में कम बिका।
मतलब हम दो दोस्त थे, मैंने कहा तुम हमसे सामान खरीदो, हम तुमसे खरीदेंगे। तो हमने उससे 10 सामान खरीदा, लेकिन उसने हमसे 2 ही सामान खरीदा। इस तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। उसको, सामने वाले को ज्यादा फायदा हुआ, हमारा नुकसान हुआ। अब जिन देशों के साथ भारत का इंपोर्ट बढ़ा, मतलब जिससे हम सामान खरीद रहे थे, हमने ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया और हमारा सामान उधर कम बिक रहा, तो उधर व्यापार घाटा भी बढ़ गया। व्यापार घाटा मतलब भाई हम दूसरे से ज्यादा खरीद रहे हैं और हमारा सामान कम बिक रहा है, तो हमको नुकसान ना हो रहा है, तो हमारा नुकसान बढ़ गया। व्यापार घाटा मतलब हमारा नुकसान। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अंतर, जब आप ज्यादा सामान खरीदिएगा और ज्यादा कम सामान बेचिएगा तो आपका घाटा ही ना होगा, तो उसको व्यापार घाटा कहते हैं। आसियान देश हो, साउथ कोरिया हो, श्रीलंका हो, जापान हो, जिन भी देशों के साथ भारत ने पहले एफटीए साइन किए, उसमें से इकलौता श्रीलंका ही एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मुकाबले बढ़ गया, यानी वहां हमको फायदा हो। एफटीए साइन करने से पहले आसियान देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा 15% पे था, मतलब हमको 15% का नुकसान हो रहा था। जब हमने उनसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया मनमोहन सरकार के वक्त, तो हमारा घाटा बढ़ के 27% हो गया। तो कौन सा तुम एफटीए साइन किए भाई, ऐसा क्या डील करके आए? अच्छा, जापान के साथ जो हमारा घाटा था वो डबल हो गया ट्रेड डेफिसिट। तो मनमोहन सरकार में ऐसे ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। इसी वजह से 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने पुराने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का रिव्यू किया कि बॉस ये क्या साइन करे आए हो भाई, उनका फायदा हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, ये क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके आए हो तुम? और तय किया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ऐसी डील करनी होगी जो भारत के पक्ष में ज्यादा हो। अभी तो दूसरे को फायदा हो रहा है, क्योंकि भारत के पक्ष में डील ना होने से घरेलू उद्योग पर, मेक इन इंडिया जैसे अभियान पर असर पड़ रहा था। भाई जब हम सब बाहरी से खरीद रहे तो हमारे यहां क्या करेंगे फिर? हम जो बना रहे उसको कहां बेचेंगे फिर? तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये नहीं चलेगा, इसको चेंज करना होगा। अच्छा, एक और कमाल की चीज देखिए, अब मैं जरा चीन की एंट्री कराता हूं। एक तरफ चीन 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 के सामने अभी सरकार कमजोर है, ये कहा जाता है ना। अब आप देखिए, एक तरफ जहां यूपीए राज के दौरान ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को तो कोई फायदा नहीं हो रहा था, वहीं इस दौरान जिस चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं था, उसके साथ चीन को फायदा हो रहा है और हमें नुकसान होता गया, हमारा घाटा बढ़ता गया। मतलब हमने उसको ऐसी डील दे दी कि उससे हमारा आयात, जो हम सामान खरीद रहे थे, वो अथाह बढ़ता चला गया। अब मैं आपको इसको उदाहरण देता हूं और समझिए, अगर नरेंद्र मोदी कमजोर हैं, अगर नरेंद्र मोदी कमजोर है तो भाई मनमोहन सिंह सरकार में चीन की बल्ले बल्ले कैसे थी, चीन को फायदा कैसे हो रहा था? अगर आप इसको समझना चाहिए तो इसको समझिए। 2002-03 जब वाजपेयी सरकार थी, तो चीन के साथ व्यापार घाटा में आप व्यापार छोड़ दीजिए, आप सिर्फ घाटा पकड़ के रखिए, घाटा आपको समझ में आएगा कि भारत का घाटा कितना हो रहा है। उस वक्त भारत का घाटा था $1 बिलियन का। $1 बिलियन मतलब करीब करीब 9,000 करोड़ रुपए। अगले साल 2003-04 में, जब तक मनमोहन सरकार नहीं आई थी, तब भी हमारा घाटा चीन के साथ जो है वो $1.1 बिलियन रहा, करीब इतना ही रहा, ज्यादा नहीं गया, वही उतने पर रहा। इसके बाद आते हैं महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह अपनी सरकार लेकर। अब आप सुनिए उस जमाने में क्या, जो लोग चीन चीन चिल्लाते हैं, उन्होंने चीन चीन के साथ क्या किया, जरा देखिए। 2009-10 आते आते, यानी यूपीए 1 खत्म होते होते, चीन के साथ हमारा घाटा जो $1.1 बिलियन पे होता था, वो बढ़कर $19.2 बिलियन पर चला गया बॉस। $19.2 बिलियन, करीब 1.5 लाख करोड़ का घाटा हो गया 5 साल के अंदर। मतलब हम चीन से भर भर के सामान खरीद रहे थे और चीन हमसे कुछ नहीं खरीद रहा था, लगभग इतना हमारा नुकसान हो रहा था, चीन को इतना फायदा पहुंच रहा था। लेकिन ये लोग चीन के सामने मजबूत थे, कमजोर तो नरेंद्र मोदी है ना भाई। फिर आता है 2013-14 का साल, अगले 5 साल में क्या हुआ वो सुनिए। उसके बाद अगले 5 साल में चीन के साथ हमारा घाटा, व्यापार घाटा, वो बढ़कर चला जाता है $19.2 बिलियन से $36.2 बिलियन।
मतलब करीब 3 लाख करोड़ रुपए। यानी अगर कैलकुलेशन करें तो यूपीए सरकार के 10 साल में चीन के साथ जो हमारा व्यापार घाटा था, जो हमारा नुकसान था, वो 33 गुना बढ़ गया। 33 गुना, 33 गुना बढ़ गया। और चीन का फायदा बढ़ रहा है और ये लोग चीन को लगाम पकड़ के खींचे हुए थे, ऐसा दावा है। अब आप कहेंगे नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड क्या है बॉस, ये भी तो बताओ। अब आप बॉस जब किसी के ऊपर देश को इतना निर्भर कर दिए कि आपका व्यापार घाटा $36 बिलियन पर चला गया, मतलब आप सब कुछ लगभग चीन से ही ले रहे हैं और जिनसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं उससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है। चीन पर अपनी निर्भरता मनमोहन सरकार ने 10 साल में इतनी बढ़ा ली कि नरेंद्र मोदी कोई जादूगर तो थे नहीं कि आएंगे और कहेंगे चलो एक काम करो कल से बंद। अरे बंद तो लाएंगे कहां से बॉस। तो वो काम चला, लेकिन 2017-18 में, अब आप देखिए, यहां से आपको आंकड़ा बताता हूं, जब डोकलाम हुआ उसके बाद से देखिए नरेंद्र मोदी का कैसा तेवर बदला। 2017-18 तक चीन के साथ जो ट्रेड डेफिसिट था वो करीब $63 बिलियन पर पहुंच चुका था, क्योंकि इतनी निर्भरता थी। वो एक रात में तो कुछ हो गया। आप देखेंगे 2 साल में करीब 23% डाउन कर दिया। चीन को जो भर भर के फायदा हो रहा था, ये जो करके गए थे, उसको नरेंद्र मोदी ने डोकलाम विवाद के बाद खींच के नीचे लाए के नीचे आओ, तुमसे ये नहीं चलेगा। इंपोर्ट घटाया चीन के साथ, और कैसे घटाया ये अभी आगे बताऊंगा। इसके बाद आया कोरोना 2021-22, 2021-22। यहां पर चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा फिर बढ़ा, $73 बिलियन हो गया। अब आप कहेंगे बॉस हम तो 48 पे ले आए थे, ये $73 बिलियन कैसे हो गया। यहां चीन ने खेल किया। जब कोरोना का संकट काल आया और दुनिया भर में मार्केट खत्म होने लगा, लोगों के पास पैसा नहीं था, कहां से खरीदते, तो चीन के व्यापारियों ने चाल चलनी शुरू की। उन लोगों ने जो उनका प्रोडक्ट मान लीजिए ₹10 का था, वो ₹5 पे बेचना शुरू किया कि तुम इंपोर्ट करो, हम ₹5 में बेचेंगे। और चीन की सरकार ने उनको सब्सिडी देकर मदद की कि तुम ₹5 में इंडिया को बेचो, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ाओ, तुम्हारा ₹5 का नुकसान मैं भरूंगा, ताकि यहां मैं शी जिनपिंग, उनका जिनका तीसरा कार्यकाल आ रहा था, वो अपने लोगों को दिखा सके कि देखो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो जबरदस्त चल रहा है। तो ये $73 बिलियन का खेल कोरोना काल में हुआ। लेकिन फिर 2022 में अप्रैल से अक्टूबर तक यह मामला $51.5 बिलियन पर आ गया और चीन अभी भी खेल और तमाशा कर रहा है। लेकिन बावजूद इसके ये कितने दिन करेगा, कितने दिन अपनी, उसकी खुद की हालत खराब है, कितना पीछे से पंप करके एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो जब आप चीन से इंपोर्ट का आंकड़ा साल दर साल देखेंगे ना, तो भी आप हैरान रह जाएंगे। ये तो अभी आपको मोटे तौर पर बताया, जरा आप साल दर साल सुनिए कि कौन चीन से कितना मजबूती से लड़ा। ये देखिए, साल चीन से आयात जो हम सामान ले रहे, इसको साल दर साल सुनिए, एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन कितना चीन से सीना चौड़ा करके बात कर रहा है। साल 2000 इस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, चीन से हम सामान लेते थे $1.4 बिलियन, इतना सामान आयात करते थे। 2001 का साल आया, $1.8 बिलियन, इतने का सामान ले रहे हैं। अभी देखिएगा कैसे रॉकेट बनेगा ये। 2002 आया, $2.6 बिलियन पे पहुंचा। अभी देख रहे हैं एकदम धीरे धीरे बढ़ रहा है, 1.4, 1.8, 2.6। फिर 2003 आया, अभी भी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हैं, $3.7 बिलियन तक पहुंचा, मतलब 1.4 से $3.7 बिलियन। चीन से हम $3.7 बिलियन का सामान ले रहे हैं। अब आते हैं महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, और फिर देखिए चीन को जो फायदा होता है उसमें कैसे रॉकेट बनता है। 2004 का साल, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं और आते ही चीन से हमारा जो सामान हम खरीद रहे थे वो $6 बिलियन पर चला जाता है, रॉकेट बन के बॉस। साल 2005 चीन से हमने सामान खरीदना जो शुरू किया वो रुक नहीं रहा है, $9.9 बिलियन का इंपोर्ट करने लगे हम। फिर साल आया 2006, अभी सुनते जाइए क्या होता है। ये $9.9
बिलियन डॉलर 15.8 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया चीन से इंपोर्ट हमारा। साल 2007 आया, ये 15 बिलियन डॉलर 24.6 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। यानी 2004, 5, 6, 7 4 साल के अंदर 3.7 बिलियन डॉलर से चीन से जो हम सामान खरीद रहे थे वो 25 बिलियन डॉलर पर चला गया मनमोहन सिंह सरकार के बाद। और ये लोग चीन को आंखें दिखा रहे थे, सो कॉल्ड आंखें। साल 2008 में चीन से हमारा आयात 30.2 बिलियन डॉलर पहुंच गया और ये 5 साल में 3 बिलियन डॉलर से 30 बिलियन डॉलर इंपोर्ट पहुंचाते पहुंचाते इन लोगों ने एक बार नहीं सोचा कि इतना चीन पर निर्भर बन रहे हैं, कैसे इसको पलट के आंख दिखाएंगे बॉस। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम कर रहे हैं ये किसी काम का नहीं आ रहा। हम तो चीन से सामान खरीद रहे हैं और इन्होंने नहीं सोचा कि कल को इंडिया चीन के ऊपर इतना निर्भर होगा तो कैसे हम पलट के उसको कहें, वो हमारे ऊपर चढ़ा रहेगा भाई। साल 2009 में 28.8 बिलियन डॉलर, साल 2010 आया, इस साल 41.3 बिलियन डॉलर का आयात किया गया। 2011 इस साल 55 बिलियन डॉलर पे चला गया चीन से सामान जो हम खरीद रहे थे और एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर रहे थे बॉस, ना के बराबर। साल 2012 आया 53.9, ये वो वर्ष हैं 10 साल जब चीन के ऊपर हम कंधा रखकर नहीं, उसके ऊपर जो है वो पूरी तरह से बैठ गए कि तुम ही हमको लेके चलो। और ऐसी ऐसी चीजें जो भारत में बनती थी वो भी हमने चीन से लेना शुरू कर दिया। ये वो 10 भयानक साल हैं जब हम चीन के ऊपर डिपेंडेंट होते चले और कहा जाता है कि चीन को आंखें नहीं दिखाई जा रही हैं। आंखें कैसी दिखाई गई आपको दिखाऊं? 2017 जब डोकलाम होता है, ये वही साल है जब डोकलाम हुआ। ये तो पूरा निर्भर करके चले गए। जब डोकलाम होता है चीन से इंपोर्ट उस वक्त तक पहुंच गया था 76 बिलियन डॉलर, 76.38 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका था, क्योंकि आप इतना फैला के गए थे रायता कि उसको समेटना एक दिन की बात नहीं। और उस वक्त हमारा जो एक्सपोर्ट था ये इंपोर्ट है। और एक्सपोर्ट हमारा कितना था जिस वक्त डोकलाम हुआ? उस वक्त हम 13 बिलियन डॉलर के आसपास कर रहे थे एक्सपोर्ट चीन को। 2018 में देखिए आप कैसे इच्छा शक्ति दिखती है। 2018 में जो 76 पे था वो 70 बिलियन डॉलर पर सीधा 6 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कम कर दिया भारत ने। और जो एक्सपोर्ट था, एक्सपोर्ट वो 13 से बढ़कर 16.7 बिलियन डॉलर पर चला गया कि तुम खरीदो हमसे, हम तुमसे नहीं खरीदेंगे। 2019 का साल देखिए, 76 से घटाकर 70, 70 से लेकर आए 65 बिलियन डॉलर पर। आयात गिरा दिया नरेंद्र मोदी ने। तुम आंख दिखाते हो, पहले तुमसे हमको अपनी निर्भरता कम करनी होगी। और एक्सपोर्ट बढ़ाकर ले गए 16 बिलियन डॉलर के ऊपर, 16.6। साल 2020 में जो चीन से हम सामान खरीद रहे थे वो हमारा इंपोर्ट 65.2 बिलियन डॉलर पर ही रहा, मतलब उसको बढ़ने नहीं दे रहे। और एक्सपोर्ट बढ़ाकर कहां ले गए? 21.2 बिलियन डॉलर। तो जो आदमी चीन पर निर्भरता कम कर रहा है, जो आदमी चीन को बता रहा है कि भैया तुम डोकलाम करोगे तो तुम्हारी ये हालत कर देंगे, 76 बिलियन डॉलर से 65 बिलियन डॉलर पर ले आएंगे, उसके लिए कहा जाता है कि वो बाहर शेर और अंदर चूहा है। और अगर आप इतना शेर थे तो भैया चीन को फायदा कैसे हो रहा था, थोड़ा ये भी समझा दो। जब चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा तो उस वक्त यूपीए के राज में आरसीईपी जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही थी, जिसमें चीन भी था। अब आप देखिए कैसे उस वक्त चीन को फायदा हुआ। आरसीईपी से पहले ईस्ट एशिया एफटीए हुआ करता था, जिसमें आसियान के देश थे, 3 ट्रेड पार्टनर चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। इसी से आरसीईपी का आइडिया आया। 2011 में आरसीईपी की बातचीत में भारत भी शामिल होने पर सहमत हो गया, मनमोहन सरकार। जबकि उस वक्त जो आरसीईपी के देश थे
उसमें चीन को छोड़कर जो बाकी के देश थे, सबसे अलग अलग एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने पर भारत की ऑलरेडी बातचीत चल रही थी। यानी भारत अगर आरसीईपी में शामिल हो रहा था तो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। फायदा किसका होता? चीन का होता, जिसको ऑलरेडी हम भर भर के फायदा दे रहे थे। उससे हमारा आयात बढ़ता जा रहा था। अगर आरसीईपी में चले जाते तो और उसको फ्री ट्रेड में फायदा देते और आयात बढ़ता और भारत चीन पर निर्भर हो जाता। लेकिन मनमोहन सरकार ने कहा नहीं, हम आरसीईपी में आएंगे। अरे भाई, जब उन देशों से अलग से फ्री ट्रेड चल रहा तो क्यों जाएंगे? फिर 2012 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स रिलेशन कमेटी ने यह कहा कि आरसीईपी से दूर रहना प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है, जबकि उसी वक्त यह समझ में आ रहा था कि आरसीईपी की वजह से चीन का सस्ता इंपोर्ट भारत के बाजारों में आ जाएगा और हमारा घरेलू उद्योग बर्बाद हो जाएगा। इसके बावजूद आरसीईपी पर बातचीत चलती है। आरसीईपी मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसी साल जनवरी में यह अमल में आ गया। अगर मनमोहन सरकार होती तो शायद हम भी इसका हिस्सा होते। इसमें चीन के अलावा एशिया पैसिफिक के 14 देश शामिल थे। आरसीईपी की बातचीत में पहले भारत भी शामिल था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 में इस समझौते से भारत को अलग कर लिया। पिछली सरकार कर रही थी तो कैरी हो रहा था, डोकलाम हुआ। नरेंद्र मोदी ने कहा बंद करो, इसको फ्री में देंगे, हटाओ इसको। आशंका थी कि चीन से सस्ता इंपोर्ट भारत के बाजारों में भर जाएगा, इसलिए भारत इससे बाहर हो गया। चीन के सस्ते इंपोर्ट के खिलाफ मोदी सरकार ने क्या एक्शन लिया, आपको यह भी बताता हूं। यह इंपोर्ट जो घटा ऐसे नहीं घटा। पहली बात, चीन के आरसीईपी से भारत ने खुद को अलग किया, जिससे चीन का सस्ता माल भारत के बाजारों पर कब्जा न करे। दूसरी बात, भारत ने उन देशों से एफडीआई को सीमित कर दिया जिन देशों से भारत का बॉर्डर जुड़ता है। इससे भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण की आशंका खत्म। तीसरी बात, घरेलू उद्योगों को सपोर्ट करने के लिए चीन से आने वाले 13 गैर जरूरी सामानों के आयात को प्रतिबंधित कर दिया। जो जरूरी नहीं है तुमसे नहीं लेंगे, रखो अपने पास। आज की डेट में भारत का जो इंपोर्ट है चाइना से, जो बढ़ा हुआ अभी अगर दिखता है तो वो इसलिए है कि भारत वहां से रॉ मटेरियल खरीद रहा है। पहले बना बनाया सामान लेता था, अब हम यहां बना रहे हैं, लेकिन चूंकि इतनी निर्भरता है कि एक रात में कम नहीं होगी, तो वहां से अब रॉ मटेरियल मंगाते हैं और खुद बनाते हैं। चौथी बात, चीन से आने वाले लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को रोकने के लिए क्वालिटी कंट्रोल को नरेंद्र मोदी सरकार ने सख्त कर दिया और 50 से ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जारी किए। पांचवी बात, 89 से ज्यादा चाइनीज प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया, जिसमें खिलौने थे, फर्नीचर थे, ये सब शामिल। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी संसद में बताया कि कैसे मोदी सरकार में चीन पर निर्भरता को कम किया गया। एक बार जरा उनको भी सुनिए। It's important that the country recognizes and realizes how we have become dependent on a country which has inimical interests, and how this government has, through a number of initiatives today, focused its attention on promoting Make in India. Sir, we have introduced production-linked incentive schemes where between semiconductors, where we are giving 76,000 crores, and 24 other sectors where we will be giving as Government of India 1.97 lakh crores as support to Indian industry. For the first time, such large measure of support at the central government level to promote domestic manufacturing, make our manufacturing competitive, and start reducing imports from China. And I'll just give one example, sir. Mobile phones. India used to import almost 100% of mobile phones, sir. We had only 2 plants doing mobile phones in this country. Thanks to the PLI scheme, today we have over 200 companies in the mobile phone ecosystem. And we are now not only producing for India, but we are a large exporter of mobile phones. खुद बता रहे नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री पीयूष गोयल कि हम तो मोबाइल तक जो है वो बाहर से एक मोबाइल मंगाते थे। आज हम दुनिया को मोबाइल बेच रहे हैं। यूपीए सरकार के दौरान चीन पर हम इतने निर्भर हो गए कि एक वक्त में जो चीज भारत दूसरे देशों से में एक्सपोर्ट करता था, हम दूसरों को बेचते थे, वो भी हम चीन से खरीदने लगे। उसके लिए भी चीन पर निर्भर हो गए। आपको एक उदाहरण से बताता हूं। एपीआई होता है जिसे कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिससे दवाइयां बनती
बनती हैं। एक वक्त में भारत उसका बड़ा एक्सपोर्टर था, हम दुनिया को देते थे एपीआई, बनाओ दवाई। हमारे एपीआई के दम पर चीन की फार्मा इंडस्ट्री बूम कर रही थी, वहां दवाइयां बन रही थी। लेकिन अब भारत करीब 85% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए किस पर निर्भर है? चीन पर। इस तरह से हमने अपने हाथ में जो चीजें थी वो उठा उठा के चीन को दी। लेकिन भारत अब ऐसी एफटीए डील कर रहा है जिसमें उसका नुकसान नहीं, फायदा होगा। इसे आपको भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए एफटीए के उदाहरण से बताता हूं। ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से भारत जो भी ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट करता है उसमें से 96% चीजें ऐसी होंगी या सेवाएं ऐसी होंगी जिन पर सीमा शुल्क नहीं लगेगा। इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, क्योंकि अभी 4 से 5% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया से भारत ज्यादातर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है। एफटीए लागू होने के बाद यह होगा कि भारत की इंडस्ट्री को सस्ता रॉ मटेरियल मिलेगा, जिससे स्टील, एल्यूमिनियम, फैब्रिक, गारमेंट इंडस्ट्री को फायदा होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो भी करीब 2 लाख करोड़ का है, वो 5 सालों में बढ़कर करीब 4 लाख करोड़ होने का अनुमान है। इस समझौते से भारत के अंदर करीब 10 लाख नौकरियां जनरेट होगी। भारत का ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट भी 2027 तक 82,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,60,000 करोड़ रुपए का अनुमान है, जस्ट डबल। भारतीय एक्सपोर्टर को टेक्सटाइल, लेदर, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और ज्वेलरी पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी ऑस्ट्रेलिया को नहीं देनी होगी। हर साल 1800 शेफ और योगा टीचर को 4 साल का वीजा दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। एग्रीमेंट से ऑस्ट्रेलिया के बाजार में भारतीय दवाइयों को मंजूरी मिलना आसान हो जाएगा। जो भारतीय फर्म ऑस्ट्रेलिया में टेक्निकल सर्विसेज दे रही हैं, उन पर लगने वाले टैक्स को भी कम किया जाएगा। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। यह हुआ है फ्री ट्रेड। उस फ्री के बारे में आपको बता रहा हूं कि भारत के पक्ष में समझौते करो दूसरे देशों से, भारत को मजबूत बनाओ, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाओ और चीन को कमजोर करो, चीन पर निर्भरता कम करो, तब भारत चीन से असल में लड़ पाएगा। तो किसने क्या किया था, अब समझ जाइए। कौन शेर कौन चूहा, सब समझ में आ जाएगा। पाठशाला, अच्छा अभी आपको मुझे बॉर्डर वाला भी बताना है कि बॉर्डर पे क्या हुआ था, लेकिन उसको मैं बचा रहा हूं, सोमवार को बताऊंगा। अब थोड़ा क्रिकेटर्स का चैप्टर खोल रहा हूं जिनसे पाकिस्तान उधार मांग सकता है। भारतीय क्रिकेटर से पाकिस्तान कैसे उधार मांगेगा, यह आपको आगे बताऊं। आपको यह भी बताऊंगा कि 2022 में भारत अंग्रेजों को 3 गुना लगान क्यों भर रहा है। इस बार आईपीएल के ऑक्शन में अंग्रेजों पर खूब पैसा बरसा है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। उन्हें पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा है। 18 करोड़ 25 लाख रुपए। इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, ऑलराउंडर हैं और भर भर के पैसा मिला। इंग्लैंड के ही दूसरे क्रिकेटर हैं ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, कोहली। ये आरसीबी के लिए खेलते हैं, आरसीबी, और इनकी सालाना सैलरी जो है वो 15 करोड़ है। 15 करोड़। अब ये जो सैम करन नाम का लड़का है, अभी क्या है, कुछ नहीं है वो विराट कोहली के सामने, लेकिन उसकी सैलरी जो है वो भी पंजाब से, वो पंजाब किंग्स 11 से खेलेगा, पंजाब से खेलेगा, और इसकी सैलरी कितनी हो गई, 18 CR कर लीजिए, 18 करोड़ 25 लाख। यानी सैम करन आईपीएल में विराट कोहली से भी महंगे खिलाड़ी हो चुके हैं। इसी तरह अगर बेन स्टोक्स को देखिए, धोनी खेलते थे सीएसके के लिए, धोनी जैसा प्लेयर, और इनकी सैलरी थी 12 करोड़ रुपए सालाना, 12 CR। ये बेन स्टोक्स जो भाई है अपना, इस बेन स्टोक्स को खरीदा गया है 16 करोड़, 16 करोड़। यानी बेन स्टोक्स अपने धोनी भाई से भी महंगा है। अब ये इतने महंगे कैसे हुए, ये भी आपको बताऊं। इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर इतना पैसा ऐसे ही नहीं बरसाया जा रहा बॉस। इस देश में, इस दुनिया में कोई नहीं है जो फ्री में पैसा देता है। 24 साल के ऑलराउंडर सैम करन ऑस्ट्रेलिया में हुए T20 वर्ल्ड कप 2022 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे बॉस। भाई ने परफॉर्म किया है, तब पैसे आए जेब में।
31 साल के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की जीत के हीरो थे। तो भाई ने परफॉर्म किया, तब आ रहे हैं जेब में पैसे। सिर्फ 23 साल के बैट्समैन हैरी ब्रूक ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए मशहूर हैं और हर फॉर्मेट में बेखौफ बैटिंग करते हैं। शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि लो भैया पैसे लो, लेकिन हमारे लिए खेलो। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, इंग्लैंड के कई ऐसे और खिलाड़ी हैं जिन पर आईपीएल में पैसा बरसा। जैसे इंग्लैंड के बैट्समैन हैं विल जैक्स। इन्हें आरसीबी ने 3 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। इंग्लैंड के लिए सिर्फ 2 मैच खेलने वाले विल जैक्स पहली बार आईपीएल खेलेंगे। इसी तरह से इंग्लैंड के स्पिनर आदिल रशीद को हैदराबाद की टीम ने 2 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। आदिल रशीद ने इंग्लैंड की वर्ल्ड कप टीम जीत जो थी उसमें अहम रोल निभाया था। विकेट कीपर बैट्समैन है फिल सॉल्ट। दिल्ली ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसीलिए ना कह रहा था मैं कि ऐसा लग रहा अंग्रेजों को 3 गुना लगान दे रहे हैं। बॉलर रीस टॉपली को आरसीबी ने 1 करोड़ 90 लाख रुपए में खरीदा है। यह इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में इंग्लैंड की ताकत को भी दिखाता है कि वहां के प्लेयर्स किस तरह से वर्ल्ड क्रिकेट में छाए हुए हैं। अब भारतीय क्रिकेटर्स चूंकि फॉर्म में नहीं है, तो उनको कौन बहुत इतना पैसा देता? भाई फॉर्म है तो आपका चेक भरा रहेगा, फॉर्म नहीं तो खाली। भारत से जिन खिलाड़ियों की थोड़ी ठीक ठाक बोली लगी है, उनमें बड़ा नाम बैट्समैन मयंक अग्रवाल का है। मयंक अग्रवाल को सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा है। मतलब सैम करन से करीब करीब 10 करोड़ रुपए का। यह हमारे भारतीय बैट्समैन के फॉर्म्स का नतीजा है। इसके अलावा बैट्समैन मनीष पांडे को दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा। साथ ही वो खिलाड़ी जो कई सालों तक टीम इंडिया खेल चुके हैं और अब करियर के ढलान पर दिख रहे हैं, उनमें अजिंक्य रहाणे को चेन्नई सुपर किंग्स ने 50 लाख रुपए में खरीदा है। 50 लाख। इतना तो सैम करन पॉकेट झाड़ेगा तो गिर जाएगा। ईशांत शर्मा को दिल्ली कैपिटल्स ने 50 लाख रुपए में खरीदा है। हालांकि घरेलू क्रिकेट के कुछ खिलाड़ियों को टीमों ने हाथों हाथ लिया। जैसे बंगाल से खेलने वाले मीडियम पेस बॉलर है मुकेश कुमार। दिल्ली की टीम ने 5.5 करोड़ रुपए में खरीदा। यूपी के फास्ट बॉलर हैं शिवम मावी। गुजरात ने 6 करोड़ रुपए में इनको अपने नाम कर लिया। शिवम मावी इससे पहले केकेआर से खेलते थे। जम्मू कश्मीर से खेलने वाले बैट्समैन विभ्रांत शर्मा को सनराइजर्स हैदराबाद ने 2 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा है। अच्छा, इनको भी ऐसे ही नहीं खरीद लिया भाई, ये डोमेस्टिक क्रिकेट में कहीं कहीं परफॉर्म कर रहे हैं तब लिया। जो भारतीय खिलाड़ी नहीं बिक रहे हैं महंगे, वो नहीं खेल रहे हैं। आईपीएल में इंग्लैंड के अलावा दूसरे विदेशी खिलाड़ियों की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने 17 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा है। वेस्ट इंडीज के विकेट कीपर और विस्फोटक बैट्समैन है निकोलस पूरन। लखनऊ की टीम ने 16 करोड़ रुपए में इनको खरीद लिया। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं जेसन होल्डर। राजस्थान रॉयल्स ने 5 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है। न्यूजीलैंड के T20 टीम के कैप्टन हैं केन विलियमसन। गुजरात की टीम ने 2 करोड़ रुपए दिए हैं इनको। अच्छा, लेकिन आप देखिए, मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा था, विलियमसन से याद आया। आईपीएल से खिलाड़ियों ने खूब पैसा और नाम कमाया। कई खिलाड़ी तो जिनको लोग जानते भी नहीं थे, वो तो आसमान में पहुंच गए, मशहूर हो गए। लेकिन आईपीएल बड़े बड़े खिलाड़ियों को अर्श से फर्श पर भी पहुंचा देता है। जैसे केन विलियमसन का उदाहरण देखिए। ये केन विलियमसन अभी तो सुनने में लगा 2 करोड़ रुपए में बिक गया। ये केन विलियमसन जो है, ये न्यूजीलैंड के कप्तान है भाई साहब। 2022 में आईपीएल में इनकी सैलरी कितनी थी? 14 करोड़ रुपए, 14 करोड़। लेकिन फॉर्म भाई का ऐसा है कि इस साल आईपीएल में इनकी कीमत घटकर 12 करोड़ गिर गई और 2 करोड़ रुपए पर भाई साहब आ गए। तो फॉर्म गिरा, इधर पैसा गिरा। 14 करोड़ से सीधा 2 करोड़ भाई। तो रन बनाओ, पैसा कमाओ, ये योजना चल रही है। आज की तारीख में आईपीएल की ताकत यह है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई की 60% कमाई आईपीएल से होती है बॉस। दुनिया भर में क्रिकेट के ग्लोबल रेवेन्यू में 40% रेवेन्यू आईपीएल का है। जून में 5 साल के आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कितने में बिके हैं पता है? 48,390 करोड़ रुपए। मीडिया राइट्स की कीमत के आधार पर आईपीएल की हर बॉल की कीमत कितनी है आपको पता है? 49 लाख रुपया। एक बॉल जो फेंका जाता है
उसको अगर आप मीडिया राइट्स जो बेचे गए उससे उसकी कीमत निकालिए तो एक बॉल जो फेंका जाता है मैच में उसकी कीमत 49 लाख रुपए, बॉल की नहीं, मतलब बता रहा हूं मैच में एक बॉल जो पड़ता है। अब ये नहीं कि वो सोचेगा अरे वही बॉल 49 लाख रुपए का आया, किसी ने छक्का मारा, बॉल जेब में रख के निकलिए 49 लाख में बिके, ये मत कर दीजिएगा। बीसीसीआई को हर आईपीएल मैच से करीब 118 करोड़ रुपए की कमाई होती है। अगर दुनिया की दूसरी सभी बड़ी लीग जिसमें दूसरे खेल भी शामिल हैं उनकी एक लिस्ट भी बना लूं तो उसमें भी आईपीएल का नाम आता है बॉस। अगर मीडिया राइट्स के आधार पर इन लीग्स पर ब्रॉडकास्टर के पर गेम कॉस्ट को देखिएगा तो अमेरिका की नेशनल फुटबॉल लीग है, उसका एक गेम $17 मिलियन का होता है। इसके बाद आईपीएल का नंबर आता है, $13.4 मिलियन का इसका एक गेम पड़ता है, मतलब नंबर 2 पर आईपीएल है दुनिया भर में। और इसके बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग आती है जहां एक गेम $11 मिलियन का पड़ता है। तो आईपीएल ने अपना यह रौला बना लिया है। अक्सर पाकिस्तानी अपनी क्रिकेट लीग की तुलना आईपीएल से करने लगते हैं। कुछ महीने पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है रमीज राजा, इनको 2 दिन पहले बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि आईपीएल की तरह ही पाकिस्तान की क्रिकेट लीग यानी पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग में जब नीलामी शुरू हो जाएगी तो इसके बाद वो देखेंगे कि पीएसएल छोड़कर आईपीएल कौन खेलने जाएगा। सच ये है कि पीएसएल की आईपीएल के सामने कोई हैसियत नहीं है, जैसे ही पाकिस्तान की इंडिया के सामने कोई हैसियत नहीं है, वैसे ही पाकिस्तान सुपर लीग की हैसियत आईपीएल के सामने नहीं। अगर आप मीडिया राइट्स के हिसाब से देखिए, पाकिस्तान को पता नहीं अपनी बेइज्जती कराने में क्या मजा आता, मुझे समझ में नहीं आता। अरे तुम उधर करते पाकिस्तान सुपर लीग, कौन देख रहा था? जबरदस्ती इंडिया से कंपैरिजन इनको कर। आईपीएल की एक बॉल की कीमत यह आपको बताया कितनी है? 49 लाख रुपए बैठती है, 49 लाख रुपए एक बॉल जो पड़ता है, इतना पैसा कमा रहा है आईपीएल। और ये जो पाकिस्तान सुपर लीग है इसके एक बॉल की कीमत कितनी आपको पता है? 1 लाख रुपए। यार तुम 1 लाख रुपए कमा रहे हो और नवाबी ऐसी झाड़ रहे हो कि तुम इंडिया को पीछे कर दोगे, कोई तुम्हारे यहां, सब तुम्हारे यहां खेलने आएंगे, आईपीएल में कोई खेलने नहीं आएगा। भाई पहले अपनी जगह तो देख लो, हैं? स्कूटर पे चल रहे हो और जेट में भागने वाले को कह रहे हो कि देखो अभी कैसे तुमको पीछे करता। अरे पहले स्कूटर में हवा भराओ, पेट्रोल भराओ उधार लेके। आईपीएल के एक मैच से बीसीसीआई की कमाई कितनी? बीसीसीआई आईपीएल एक मैच कमाई कितनी है भाई? 118 करोड़ रुपए की कमाई, 118 करोड़। पीएसएल का पूरा सीजन, तो पीसीबी को कितनी कमाई होती है? पीएसएल पूरा सीजन मतलब पूरा सब मैच खिला लिए भाई ने, कोई नहीं छोड़ा, सब मैच खिला लिए, तब कितनी कमाई हुई? 84 करोड़। यार तुम पूरा दम लगा के तो 84 करोड़ कमा रहे हो, हम एक मैच से 118 करोड़ कमा रहे हैं। फिर वही बात, फिर बेइज्जती करा ली। आईपीएल के एक हफ्ते की व्यूअरशिप होती है 22.9 करोड़ रुपए, एक हफ्ते 22.9 करोड़ व्यूज। पीएसएल के पूरे सीजन की व्यूअरशिप होती है 14 करोड़। अब बताओ, आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी 18 करोड़ 25 लाख रुपए में बिका। पीएसएल में 3 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा वो दे ही नहीं पाते। 3 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मतलब करीब 1 करोड़ भारतीय रुपया होता, तो 1 करोड़ से ज्यादा तुम्हारी देने की औकात नहीं है, तुम आईपीएल से कंपैरिजन कर रहे हो। ये रमीज राजा को कोई तमीज राजा बताए, पहले तमीज सीखो कि इंडिया से कैसे बात करनी। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी है बाबर आजम। इनकी पीएसएल की सैलरी और यहां विराट कोहली की आईपीएल की सैलरी की तुलना कर लीजिए। बाबर आजम को कितना मिलता है पीएसएल में? बाबर आजम ये भाई को मिलता है पीएसएल में 1 करोड़ रुपए, 1 CR। विराट कोहली को कितना मिलता है? विराट कोहली आईपीएल एक बार में 15 करोड़, 15 गुना ज्यादा। क्या बहस कर रहे हो? जबरदस्ती ये सब करके मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, तुमको बेइज्जत करते हो। भारतीय खिलाड़ी आईपीएल से जितना कमाते हैं उसके बारे में तो पाकिस्तान वाले सुन लेंगे तो कटोरा लेकर यहीं चले आएंगे
पाकिस्तान को तो जिसके सामने मौका मिले हाथ फैला देता है। ये इंडियन क्रिकेटर्स का सुन लेंगे तो वो और यहां आ जाएंगे कि थोड़ा तुम ही उधार दे दो। सिर्फ आईपीएल की सैलरी से ही अब तक धोनी ने 165 करोड़ रुपए कमाए, कोहली ने 158 करोड़ रुपए कमाए, रोहित शर्मा ने 162 करोड़ रुपए कमा लिए सिर्फ आईपीएल से। केएल राहुल 65 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, हार्दिक पांड्या 59 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। तो ये खिलाड़ी सावधान रहें, कभी भी जो है वो पाकिस्तान इनसे भी उधार मांग सकता है। अरे भैया वो कहीं भी कटोरा लेके चला जाता है। पाठशाला में अब फिल्मी फ्राइडे का चैप्टर, जिसमें आज मैं आपको उस एक्शन के हीरो से मिलवाऊंगा जो रिटायरमेंट की उम्र में पहाड़ से कूद गया, बाइक से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जंप कर रहा है। क्यों भाई? डुप्लीकेट से क्यों नहीं करा रहा? हरे पर्दे वाले क्रोमा पर क्यों नहीं कर रहा? 60 की उम्र में यह मेहनत क्यों कर रहा है? अभी बता दो। 60 साल की उम्र में अक्सर एक्टर, हीरो के पिता, बड़े भाई या कैरेक्टर रोल करने लगते हैं हमारे यहां। लेकिन फिल्म मिशन इम्पॉसिबल सीरीज वाले टॉम क्रूज, भाई ये कुछ अलग ही मिट्टी का बना हुआ। 60 साल की उम्र में बिना किसी बॉडी डबल यानी किसी डुप्लीकेट के बिना खतरनाक स्टंट कर रहा भाई। हमारे यहां तो लोग जो है, अब नाम नहीं लूंगा, लेकिन हैं कुछ बुजुर्ग एक्टर, बहुत बड़े स्टार हैं, उन्होंने तो जो फाइट सीन भी की थी एक बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म में, वो भी दूसरे डुप्लीकेट से करा लिया। ये भाई जो है ये कूद रहा है पहाड़ से, लेकिन खुद कोई डुप्लीकेट नहीं आएगा बीच में। इस शूट को देखकर अच्छे भले जवान आदमी को पसीना छूट जाए। 60 साल की उम्र में कौन इस तरह पहाड़ से बाइक लेकर कूदता है भाई? हमारे यहां तो घर से बाइक लेकर निकलो तो मम्मी पूछ लेती कहां जा रहा है, वहां बाइक लेकर कूद गया पहाड़ से। एक बार पूरा विजुअल देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। ये तस्वीरें हैं, पहले भाई ने पूरी तैयारी की और उसके बाद अब जरा वो शॉट चलाइए जहां पर वो पहाड़ से कूदता है। ये तो अभी भाई ने प्रैक्टिस की, उसके बाद जब पहाड़ से स्टंट किया है वो अपने आप में अद्भुत है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तो अभी प्लेन से कूद कूद के प्रैक्टिस चल रही है कि जब मैं गिरूंगा तो कम से कम मेरा कलेजा इतना मजबूत होना चाहिए कि उसमें झटका ना लग जाए। लेकिन पहाड़ से गिरे टॉम क्रूज तो क्या हुआ, उसकी तस्वीर भी अभी आपको दिखाऊं। हालांकि टॉम क्रूज अपने खतरनाक स्टंट के लिए बहुत फेमस है, पूरी दुनिया में उनके करोड़ों दर्शक हैं और वो अपने दर्शकों के लिए पूरी तरह समर्पित हैं, इसलिए वो अपनी फिल्मों में क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते। आज ये बात उन फिल्म एक्टर्स को सीखनी चाहिए जो 21 दिन में अपनी फिल्म का शेड्यूल पूरा करके निकल जाते हैं। वो इतनी शिद्दत से काम ही नहीं करना चाहते। और दूसरी तरफ टॉम क्रूज जैसे एक्टर हैं जो 60 साल की उम्र में ऐसे स्टंट सीन शूट कर रहे हैं ताकि जब दर्शक थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे तो हैरान रह जाए। ये सिर्फ सोच का फर्क है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बारे में आगे बात करेंगे, पहले टॉम क्रूज के इस कमाल के बारे में बात कर लेते हैं। टॉम क्रूज इस समय MI सीरीज की अगली फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 की शूटिंग कर रहे हैं। इसमें एक सीन के लिए टॉम को फुल स्पीड में बाइक चलाते हुए पहाड़ से जंप करना है। यह स्टंट इतना खतरनाक था कि जरा सी चूक से टॉम को गंभीर चोट लग सकती थी या जान भी जा सकती थी। वो चाहते तो इसे अपने बॉडी डबल या डुप्लीकेट से शूट करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हैरानी तो आपको यह सुनकर होगी कि यह खतरनाक जंप एक शॉट में पूरी नहीं हुई। इसके लिए उन्होंने पहले कई टेक लेकर प्रैक्टिस की ताकि परफेक्ट शॉट लिया जा सके। इस एक शॉट के लिए टॉम क्रूज और उनकी टीम कई महीनों से तैयारी कर रही थी। इस शॉट की प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने 500 स्काई डाइविंग की, 500 बार प्लेन से कूद गए, 13,000 बार मोटोक्रॉस जंप किया। 60 साल की उम्र में यह मेहनत कर रहे हैं। हालांकि टॉम क्रूज की फिल्मों में सबसे बड़ी बात उनके एक्शन सीन की है, लेकिन 60 साल की उम्र में यह सब कौन करता है बॉस? इसके लिए हिम्मत और बजट से ज्यादा एक अलग तरह का जुनून चाहिए, लगन और आत्मविश्वास की जरूरत होती है, जो टॉम क्रूज जैसे अभिनेता से सीखी जा सकती है। उनका एक और स्टंट जमीन नहीं करें। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं जिसमें वो एक छोटे प्लेन की छत पर बैठकर अपने फैंस से बात कर रहे हैं। भाई कहीं नॉर्मल जगह पे कर लो, लेकिन वो चूंकि चाहते हैं कि इस तरह से फैन को स्पेशल फील कराएं, कुछ ऐसा करें कि फैंस को भी लगे कि यार ये क्या कर रहा है, तो वो प्लेन की छत पर बैठे हुए, ऐसा लग रहा है टॉम क्रूज ने कुछ बांधा भी नहीं हुआ है, सिर्फ कैमरे के स्टैंड को पकड़ रखा है। टॉम क्रूज के लिए कहा जाता है कि आदमी बेखौफ है, यानी इसे बिल्कुल डर नहीं लगता। टॉम क्रूज ने अपने डर पर जीत हासिल कर ली। यह अनुभव बहुत मेहनत और बड़ी मुश्किलों के बाद भी आता है। यह भी फिल्म MI7 के प्रमोशन के लिए शूट किया गया है।
आमतौर पर फिल्म के प्रमोशन के लिए फिल्म के बेस्ट शॉट्स को निकालकर प्रोमो बनाया जाता है, लेकिन ये भाई साहब जान हथेली पर रखकर ऐसे खतरनाक वीडियो बना रहे हैं, तो ऐसे कौन फैन से बात करता है? अब आप ये मत ट्राई कर लीजिएगा, आपको प्लेन की छत पे चढ़ने कोई नहीं देगा, आप घर की छत पे कुछ ट्राई मत कर लीजिएगा भाई, ये मत कीजिएगा। लेकिन पाठशाला में आज के लिए इतना ही। सैटरडे संडे पाठशाला का जो स्पेशल एडिशन आता है उसको देखना मत भूलिएगा। सोमवार को एक चैप्टर आपसे वादा किया बताऊंगा कि चीन को लेकर बॉर्डर पर हमारी क्या तैयारी है, वो डिटेल जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो वो बताऊंगा सोमवार को। तब तक के लिए आप भी एंजॉय कीजिए। नमस्कार।